Hello everyone, myself Mukesh Mishra welcoming you all to your own channel Urban Commerce. Today we are going to discuss the various steps involved in formation of a company. आज हम जो है वो कंपनी कैसे फॉर्म होती है, क्या क्या स्टेजेस हैं, वो हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर. तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर विद द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, टोटल 4 स्टेजेस हैं कंपनी के फॉर्मेशन की, जिसमें पहला है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, दूसरा रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है, तीसरा आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन है और चौथा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है. तो इन चारों स्टेजेस को हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपका आता है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. अ बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन. कंपनी अपने आप जो है वो स्टैब्लिश नहीं होती. जो कंपनी को स्टैब्लिश करना होता है वो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के दिमाग का आइडिया होता है, जो कि इस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए कई सारे स्टेप्स लेते हैं. तो वो पर्सन जिनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हम इस कंपनी को स्टार्ट करेंगे, इन प्रोसेसेस को फॉलो करेंगे, वो पर्सन प्रमोटर कहलाते थे. दैट इज इट हैज़ प्रमोटेड बाय सम पर्सन और पर्सन्स. दीज पर्सन्स आर नोन एज प्रमोटर. The process of business promotion begins with the conceiving of an idea. सबसे पहले दिमाग में आइडिया है, and ends with the idea translated into action. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में तो आती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा. अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आया है, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, देन आपको उसको पूरा जो है वो एक्ट भी करना पड़ेगा. दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस. ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी प्रमोशन में आती है, या प्रमोटर जो होता है वो कौन कौन से स्टेप्स लेता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि हम क्या बिजनेस करें जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, जहाँ पर हमको कंपटीशन कम मिले. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इस एक्टिविटी के अंदर या इस पूरे स्टेज के अंदर, वो सबसे पहले यही है कि हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें जहाँ जिस काम को हम करें उसमें हमें प्रॉफिट हो. दूसरा फीजिबिलिटी टेस्ट. अच्छा, कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं बट वो एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं होती हैं. तो ये चीज़ चेक करना कि जो चीज़ हम दिमाग में सोचे हुए हैं, जिस बिजनेस आइडिया को हमने दिमाग में मतलब बैठाया हुआ है, वो फीजिबल है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो है वो हो सकता है या नहीं. तो उसमें 3 चीज़ें हम चेक करेंगे टेक्निकल ग्राउंड्स पर. टेक्निकल का मतलब जो भी टेक्नोलॉजी उसके अंदर रिक्वायर्ड है, जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड रिक्वायर्ड है वो हम पूरी कर पाएंगे, उसको हम अक्वायर कर पाएंगे, उतना हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं. दूसरा फाइनेंशियल. जिस भी बिजनेस आइडिया को हम सोच रहे हैं, जिस बिजनेस आइडिया को हम एक्ट करने वाले हैं, वो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर उतना फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल हो पाएगा, हम बिजनेस को उतना फाइनेंस प्रोवाइड कर पाएंगे, ये भी देखना होगा. थर्ड इज़ इकोनॉमिकल. मतलब ठीक है, हमने चेक कर लिया कि हमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, हमारे को उतना पैसा भी मिल जाएगा, हम उतना पैसा भी इन्वेस्ट करा लेंगे, बट क्या उसमें से आपको एडिक्वेट प्रॉफिट, एडिक्वेट रिटर्न मिलेगा, ये चेक करना भी ज़रूरी होता है. क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप कंपनी स्टैब्लिश करने जा रहे हो, आपका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है, तो अगर वो प्रॉफिट ही ना दे तो भी बेकार है. थर्ड इज़ नेम अप्रूवल. हम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जो है वो अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास अप्लाई करेंगे एक नाम के लिए. ठीक है, कंपनी का नाम किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए. ठीक है, किसी के साथ रिजेंबल नहीं करना चाहिए. ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी चेक करेगा. हम उसके आगे नेम अप्रूवल के लिए करेंगे. फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डॉक्यूमेंट होता है जिसको अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इस पर हमें साइन लेने होते हैं. जनरली इस पर जो साइन करता है वो डायरेक्टर होते हैं. ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम ऐसे 7 लोग हमें ढूंढने पड़ेंगे जो कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करें. वहीं पर अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो ये कम से कम 3 होने चाहिए. ठीक है, ये कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट थिंग इज, आई एम सॉरी, इट शुड बी 2. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट शुड बी 2. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट थिंग, चूंकि हम फाइनेंशियली काफ़ी वाइबल हैं, फाइनेंशियली काफ़ी जो है वो स्ट्रांग होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इनको प्रोफेशनल हायर कर सकते हैं. ये लोग प्रोफेशनल अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजमेंट के लिए जो है वो प्रोफेशनल्स हायर कर सकते हैं. और जब ये प्रोफेशनल्स हायर करेंगे तो जाहिर तौर से इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनर में भी परफॉर्म करी जा सकती हैं.
Preparation of necessary documents. Then we need to prepare the various important documents related with the registration. कंपनी के रजिस्ट्रेशन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स से मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे. तो उसके बाद हम सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इसके अंदर क्या करना होता है? इसके अंदर सबसे पहले हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रार के पास, एप्लीकेशन देते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए. ठीक, वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जहाँ पर हमारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करी जाती है, आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के इंटरनल पॉलिसी, कंपनी की इंटरनल वर्किंग कैसे चलेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है. स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, कंपनी को अपनी मैक्सिमम कैपिटल का जो ब्यौरा है वो शुरुआत में ही दे देना होता है. तो जो मैक्सिमम कैपिटल रहेगी उसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, इसका भी स्टेटमेंट देना होगा. कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, तो जो भी हमारे जो है प्रपोज्ड डायरेक्टर्स हैं उस कंपनी के, उनकी कंसेंट, उनका साइन के साथ एक कंसेंट लेनी होती है. अच्छा, इसके साथ साथ जो भी प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उनको एक क्वालिफाइंग शेयर्स भी परचेज करने होंगे. तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं. उनको जो है वो उतने शेयर्स, क्वालिफाइंग शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे. द एग्रीमेंट इफ़ एनी विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, अगर किसी तरीके का कोई हमारा एग्रीमेंट है मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के साथ, तो वो एग्रीमेंट भी हमें रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा. कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रार्स लेटर रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ नेम. अच्छा, जो पहले हमने नाम के लिए अप्लाई किया था, अगर वो नाम सैंक्शन हो जाता है, हमें नाम हमारा जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसकी एक कॉपी भी हम रजिस्ट्रार को जो है वो देंगे कि हमने ये नाम डिसाइड किया था और ये नाम अप्रूव हो गया है आपके थ्रू. नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इफ इट वॉज नॉट सबमिटेड विद इन द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. विद इन, अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम हमने जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का जो है वो डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो वो हमें 30 डेज़ के अंदर वो डिटेल भेज देनी है. स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड थी, वो सारी लीगल प्रोसीडिंग्स हम लोगों ने जो है वो कर दी है. ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई जज हो सकता है, वो साइन कर सकता है, या हमारे जो प्रपोज्ड डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किया था वो कर सकते हैं, या भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी भी इसको साइन कर सकती है कि कंपनी ने अपनी जितनी भी लीगल कार्रवाइयाँ थी वो पूरी कर ली. द नेक्स्ट थिंग इज पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी. पेमेंट हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी रिक्वायर्ड फीस होगी उस फी का पेमेंट जो है हम एक फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार को करेंगे. और कंपनी का रजिस्ट्रार अब सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को चेक करेगा, स्क्रूटिनाइज करेगा. अगर वो सेटिस्फाइड है तो फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगा. ये सर्टिफिकेट का एक स्पेसिमेन दिया हुआ है. ठीक है, तो ये कौन इशू करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करती है. अच्छा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के मिल जाने के बाद प्राइवेट कंपनी तुरंत अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. प्राइवेट कंपनी यहीं से अपना बिजनेस क्या कर सकती है? स्टार्ट कर सकती है. तो प्राइवेट कंपनी को फॉर्मेशन में सिर्फ 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं. पहला, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, एंड सेकेंड, इनकॉर्पोरेशन. लेकिन पब्लिक कंपनी को अभी 2 स्टेप्स, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 2 स्टेप्स और फॉलो करने पड़ेंगे. तीसरा स्टेप है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चूँकि पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक कंपनी ही इनवाइट करती है, तो यहाँ पर हम सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से हम अप्रूवल लेंगे. ठीक है, वहाँ पर हम अपने सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेंगे और उनसे अप्रूवल लेंगे कि हम जो है वो शेयर्स इशू करने जा रहे हैं. अब उसमें हमें पूरी जो है वो गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी सेबी की. फिर फाइलिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, जो भी हमने प्रॉस्पेक्टस तैयार किया, प्रॉस्पेक्टस को बहुत आसान शब्दों में समझो तो आप कभी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है, जिसमें उस स्कूल का पूरा डिटेल दिया होता है, हिस्ट्री से पूरा जो है प्रेजेंट तक सारी चीज़ें दी होती हैं कि स्कूल ने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया. तो ठीक कंपनी के केस में भी ऐसा है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स दिखाए जाएंगे, हेड ऑफिस दिखाया जाएगा, कंपनी के क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी होंगी. ठीक है, तो ये प्रॉस्पेक्टस भी हमें फाइल करना पड़ेगा. अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स. अच्छा, जो भी पर्सन हमारे शेयर्स में, दिस इज बैंकर, इट्स बेकर्स लिखा हुआ है लेकिन ये बैंकर है, सॉरी फॉर द मिसप्रिंट. सो अपॉइंटमेंट, अगर हम जो शेयर इशू करते हैं तो शेयर्स के थ्रू जो पैसा आता है वो हमको इन हैंड नहीं मिलता,
वो हमारे बैंक अकाउंट में जो है जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें एक बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा कंपनी के नाम से। ब्रोकर हमें अपॉइंट कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि हमारे शेयर्स जो है वो पूरी तरीके से खरीदे नहीं जा सकते हैं, तो हम इन मीडिएटर्स को अपॉइंट कर देते हैं जो कि हेल्प कराएंगे हमारे शेयर्स को पब्लिक में इशू करने में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बेसिकली हमने जितने भी शेयर इशू किए हैं उसका एक लीस्ट अमाउंट कंपनीज एक्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है कि कम से कम इतना अमाउंट ज़रूर आ जाए। अगर आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं तो मान लेते हैं 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो अगर 10,000 शेयर इशू किए हैं तो 90% इसका कितना हो जाएगा, 9,000। तो 9,000 शेयर्स मस्ट हैव बीन सब्सक्राइब्ड मस्ट बी अप्लाइड बाय द पब्लिक ने 9,000 शेयर खरीद लिए हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब स्टैब्लिश करना है तो आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो आपका मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से आएगा, तो इन्हीं शेयर्स के थ्रू पैसा जो आएगा उन्हीं से होगा। अगर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो है वो बेसिकली वो क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो फिर आपको आपका जितना भी पैसा एप्लीकेंट से मिला हुआ है वो पैसा आपको क्या कर देना होगा, वापस कर देना होगा। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, जब आप कंपनी अपने शेयर्स इशू करने जाती है तो किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा लेती है और उसी के थ्रू वो ट्रेड करेगी। ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अगर सारी चीज़ें बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रूप से कंप्लीट हो जाती है तो हम एप्लीकेंट को अपने शेयर्स अलॉट कर देते हैं। और अगर शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो एक विद इन टाइम पीरियड हम जो है उनका पैसा क्या करेंगे, वापस कर देंगे। अगर उस ड्यूरेशन के अंदर हमने पैसा वापस नहीं किया तो 15% पर एनम के रेट से हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है उन एप्लीकेंट्स को, अगर हमने उनको शेयर अलॉट नहीं किए थे तो। पब्लिक कंपनी जब अपना तीसरा स्टेप पूरा कर लेती है, दैट मीन्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तो उसको जो है वो चौथी स्टेज में आती है। इट इज़ अ डिक्लेरेशन टू बी इशूड बाय द डायरेक्टर्स विद इन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी स्टेटिंग दैट द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी हैड पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसका मतलब यही है कि हमें जो है एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 180 दिन के भीतर मिल गया है और ये सारी चीज़ें हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करनी होती है। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर देगा। दैट सिंपली मीन्स कि आप अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप्स थे आपके पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेशन में सिर्फ शुरुआत के 2 स्टेप होते थे। कौन कौन से होते थे? प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। पब्लिक में 2 और जुड़ जाते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अगर आपसे कोई पूछता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसको रिक्वायर्ड होता है बिजनेस स्टार्ट करने में, तो पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है। प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनका अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कभी कभी पूछा जाता है इनके बारे में भी, तो इनके बारे में भी जान लीजिए कि मेमोरेंडम क्या है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और MOA ऑफ अ कंपनी डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी के लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कंपनी इस के बाउंड्रीज के बाहर कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर मेमोरेंडम ने ये हमारी बाउंड्रीज निर्धारित कर दी हैं तो हम इसके बाहर अगर कोई काम करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, MOA इज द फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज बिल्ट. It is the article we look at the law and regulation that govern the MOA. Also, we will understand the consent of memorandum association of company. तो कोई भी काम करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेमोरेंडम अलाउ कर रहा है या नहीं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? नेम क्लॉज होता है जहाँ पर आपके कंपनी का नाम या उससे रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर बताया जाता है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं कि हम क्या करेंगे आगे, किस तरीके से वर्क करेंगे। कैपिटल क्लॉज जहाँ पर हमारी मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल दिखाई जाती है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होगी। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको एक बार में डिसाइड करनी होती है। मेमोरेंडम में इतनी आसानी से ऑल्टरेशन आप नहीं कर सकते। इट कैन बी ऑल्टर्ड, मतलब इसमें चेंजेस लाया तो जा सकता है लेकिन वो आसान नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें हम अपना हेड ऑफिस का एड्रेस या बाकी ऑफिस के एड्रेस मेंशन करते हैं ब्रांचेस के। एंड एसोसिएशन क्लॉज, जहाँ पर आपके जो मेंबर्स हैं उनके साइन लिए जाते हैं। ठीक है। तो ये टोटल 6 क्लॉज इसके अंदर दिखाए गए हैं मेमोरेंडम को ऑफ एसोसिएशन के अंदर। बहुत आसान शब्दों में अगर बात करूँ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली है क्या? मेमोरेंडम हमारे लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के लिए, और कंपनी इन रूल्स रेगुलेशंस के बाहर जाकर अगर कोई काम करेगी तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा।
अगला है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एवरी कंपनी नीड्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। वो आउटसाइड अफेयर्स की बात करता था। आउटसाइड अगर आपको कोई डीलिंग करनी है तो हमें मेमोरेंडम देखना है, और कंपनी के इंटरनल वर्किंग कैसे होगी वो आर्टिकल बताता है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, नेमली मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाइज द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। इंटरनल रेगुलेशंस की बात करता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। The AOA, that is Article of Association, contains the bylaws of the company. Therefore, the director and other members must perform their functions as regard the management of the company, its accounts and audits in accordance with the AOA. Is that clear, everyone? Okay. Next thing, or the last thing of this lecture, is the difference between MOA and AOA. तो मेमोरेंडम ऑब्जेक्टिव्स या बेसिस ऑफ डिफरेंस की बात करें तो मेमोरेंडम का जो है, इट डिफाइंस एंड डीलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी। फर्दर इट स्पेसिफाइज द कंडीशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बेसिकली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और लॉस को बताता है। इस लेट्स डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। ये एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करता है या इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है। रिलेशनशिप, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एमओए के अंदर क्या था कि हम बाहर के लोगों के साथ कैसे डीलिंग करेंगे, वो एमओए में बताया गया था। आर्टिकल के अंदर कंपनी की इंटरनल वर्किंग और इसके मेंबर्स के बारे में कैसे वर्किंग या रिलेशन होगा, वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल्स में बताई गई हैं। Alteration, it can be altered only under special circumstances. Also, it usually requires the permission of the regional director of the tribunal. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट कैन बी ऑल्टर्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऑल्टरेशन या चेंजेस करे तो जा सकते हैं, बट बहुत डिफिकल्ट होता है। इट्स यूजुअली रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑफ और द ट्रिब्यूनल। तो रीजनल डायरेक्टर या ट्रिब्यूनल की आप जो है वो परमिशन पहले लेंगे, गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे, तभी आप इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, इसमें आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लीजिए कंपनी की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, और आर्टिकल में आप आसानी से चेंजेस कर सकते हैं। अल्ट्रावायरस, एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए आर अल्ट्रावायरस एंड वॉइड। बेसिकली क्या है कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कोई भी काम करेंगे तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। फर्दर मोर, इवन यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेक्टिफाई इट। हालांकि अगर हमसे ये कह दिया जाए कि हमने सारे शेयर होल्डर्स की राय ले ली है, सारे शेयर होल्डर्स की परमिशन ले ली, उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो लीगलाइज नहीं करी जा सकती, ये नल एंड वॉइड ही माना जाएगा। एक्ट्स विच आर अल्ट्रा वायरस, द AOA, मतलब बेसिकली जो आर्टिकल्स के बाहर चले जा रहे हैं, कैन बी rectified by special resolution of the shareholders. However, such acts should not be ultra virus of MOA. बेसिकली यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि आप AOA के बाहर अगर जाते हैं तो उसके लिए आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लीजिए। हालांकि आप मेमोरेंडम के बाहर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। So with this, we are coming to the end of this topic. Thank you very much for watching this. If you feel this is being helpful to you all, so please do like, share and subscribe. Thank you.